हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमपीएम ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का पेपर सेट डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ। जैसे प्रीवियस ईयर के अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो है रिपीटेड रहते हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका भी अप्रैल से जो है नेक्स्ट 2021 में जो है आरआरबी ग्रुप डी का पेपर होने वाला है। तो उसी के आधार पे जो है कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसका पावर ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है। तो पावर के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका फार्मूला होता है पावर जो होती, जो क्षमता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? व्युत्क्रमानुपाती होती है आपके फोकस के। ठीक, फोकस दूरी की, जो फोकस दूरी जो होती है वो मीटर में होती है। ठीक, तो ये फार्मूला लगा करके हम जो है फोकस लेंस की जो है पावर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं पावर हमें यहाँ पे फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर दे रखी है। पावर हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे पावर का। तो हमारे पास फोकस दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, पावर हमें ज्ञात करना है। पावर बराबर होता है 1/f, जो कि मीटर में होता है। इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू, मीटर को हम सेंटीमीटर बदलेंगे, 100 सेंटीमीटर अपॉन f। ओके, तो अब क्या करेंगे, जो पावर की 100 अपॉन पावर हमारे पास 50 दे रखा है। ठीक, ये डायोप्टर हो गया, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास दो डायोप्टर दो डायोप्टर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो उस क्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया, जब प्रोसेस होती है उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? दोहरा संयोजन, डबल कॉम्बिनेशन, एकल संयोजन, या दोहरा विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, या एकल विस्थापन। ठीक है, तो क्या होता है, इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोहरा विस्थापन। ये रिएक्शन होती कैसे, इसको देख लेते हैं। तो बात करते हैं सोडियम सल्फेट की। तो सोडियम सल्फेट की बात करते हैं, तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4, कलर चेंज कर लेते हैं, Na2SO4 प्लस हमारा बेरियम क्लोराइड BaCl2, इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो जो है ये आपका 2NaCl प्लस BaSO4 आपका बन जाता है। अब देखो इसमें विस्थापन की कैसे विस्थापन होता है, तो होता क्या है, यहाँ का हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने बैलेंसी कर दी है। ठीक है, बैलेंसी करना सभी को आता होगा। तो यहाँ पे सोडियम है, तो इस कंपाउंड का सोडियम, यहाँ का क्लोरीन, दोनों को ऐड करके, यानी कि इन दोनों ने क्या किया, अपना स्थान बदल लिया। पहले ये बेरियम के साथ में क्लोरीन था, यहाँ पे सोडियम जो है सल्फेट के साथ में था, लेकिन अब क्या हुआ, दोनों एक जगह पे आ गए। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, अपना स्थान इंटरचेंज कर लिया। इसे ही कहते हैं दोहरा विस्थापन। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिटकरी एक उदाहरण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिटकरी किसका उदाहरण है? एकल लवण का, फ्लैक लवण साल्ट का, या टेबल साल्ट का, या दिक लवण का। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा दिक लवण, डबल साल्ट। फिटकरी का फार्मूला सभी को पता होगा,
K2SO4 K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइज होता है इंटू 24H2O, 24 जो है जल के ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो सेल डिवीजन है उसकी ग्रोथ में कौन सा हार्मोन यहाँ पे भाग लेता है। तो जितने भी लिखे हुए ये सभी जो है प्लांट हार्मोन है। वैसे देखा जाए तो प्लांट हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे 4 नाम लिखे हुए हैं। एक हमारा आपका एथिलीन होता है जो कि एक प्रकार की गैस होती है जो फलों के पकाने में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब होता है सेल, सेल और काइनिन का मतलब होता है विभाजन करना या तोड़ना, ठीक। तो ऐसा हार्मोन जो सेल को तोड़ता है या डिवाइड करता है उसे साइटोकाइनिन ये हार्मोन्स होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी शिफ्ट में जितनी भी शिफ्ट हुई थी सभी में जो है मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन जो है हमारे जो है न्यूमेरिकल बेस होते हैं और ये आने ही आने और बहुत ही सिंपल होते हैं। बस आपको फार्मूले आते हों और वैल्यू को पुट करना आता हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम, बहुत ही सिंपल मेथड से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वह आपका 10 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो है उसका वेग है। जिस वेग के साथ पत्थर ज़मीन पर टकराता है हिट करता है वह आपको निकालना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है आपका V = √2GH। इस फार्मूले को हम लगा देंगे, इस फार्मूले से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आपका H का मान आपका 20 मीटर दे रखा है, G का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। हमें V का मान निकालना था तो V का फार्मूला भी हमने बताया था √2GH होता है। इसको लगा देंगे और हमारा सिंपल सा जो है क्वेश्चन लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं V बराबर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे √2 इंटू G का मान आपका 10 दे रखा है, हाइट आपकी 20 दे रखी है, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो √400 हमारा आ जाएगा। इसका रूट निकालेंगे तो ये हमारा 20 जो है मीटर पर सेकेंड जो है आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेग का मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड होता है, ओके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? पोल, फोकल लंबाई, फोकस या वक्रता केंद्र, इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो प्रतिबिंब की सतह पर होता है, दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोल या ध्रुव। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो जो दर्पण होता है, दर्पण की एक सतह जो है कोटेड होती है और क्या ये जो है हमारा ये मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष और सेंट्रल में यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो रेखा दर्पण, ये M1 मिरर, ये इसके दो भाग हो गए M1 M2। और ये जो बिंदु होता है जहाँ पे ये आकर के इसको मिलाता है, ये वाला पॉइंट, इसे हम ध्रुव बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ध्रुव कहते हैं।
तो क्वेश्चन है कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है। तो ये जो है रिफ्लेक्टेड सरफेस यही होती है हमारी, रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है। तो यहीं पर जो है आपका ये पोल आपका स्थित होता है। यहाँ पे मिडिल में जो है वक्रता केंद्र और पोल के मध्य में जो है फोकल बिंदु होता है, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था। पृथ्वी का द्रव्यमान आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी की डेंसिटी क्या है, तो पृथ्वी की जो डेंसिटी हमारी है पृथ्वी की 5.52 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ओके, ये पृथ्वी की डेंसिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु, यानी कि मास कितना दे रखा है वस्तु का 25 kg, और हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे त्वरण दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे वस्तु की बात की जा रही तो ये जी का मान होगा। जी का मान या ए का मान भी ले सकते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन आप भी ले सकते हैं। ये कितना मान दे रखा है आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, लगाया गया बल निकालना है। आप सभी को पता है फोर्स F बराबर क्या होता है, ma का मतलब है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो फार्मूला हम लगा देंगे, उससे निकाल लेंगे। ठीक, तो हमारे पास F का मान कितना F का मान हमें निकालना है, लगाया गया बल निकालना है। और तो द्रव्यमान कितना दे रखा है 25 इंटू ए का मान कितना दे रखा है, त्वरण का मान कितना दे रखा है 8। ठीक, ये न्यूटन। तो F बराबर आपका ये हो जाएगा 200 न्यूटन। ठीक, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम देख पा रहे हैं यहाँ भी 200 लिखा हुआ है, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200। तो आप ऑप्शन को देख करके आंसर टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स का जो है मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, तो इसमें हल करने का कोई भी चांस नहीं बनता, आप ऐसे देख करके लगा सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं बचता एग्जाम में तो ऐसा कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। ओके, ऐसा क्यों करते हैं? तो होता क्या है, आपका जो सफ़ेद फास्फोरस है इसको हम लोग पानी में रखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, यदि इसको हम खुले में रख देते हैं तो ये सफ़ेद जो वाइट फास्फोरस होता है ये धीरे धीरे जो है आपका येलो हो जाता है, इसका कलर जो है चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर के साथ जो है रिएक्शन कर लेता है और इसका कलर चेंज हो जाता है, ये येलो कलर का हो जाता है, इसलिए इसको हम पीला फास्फोरस भी बोलते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारा पानी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड को रखा गया है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपका जो आवर्त सारणी का जो आवर्त नंबर आपका 6 और 7 है उसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को रखा गया है। जो आपका लैंथेनाइड होता है, लैंथेनाइड आपके जो है La57, यानी कि लैंथेनम 57 से 57 से 71 तक एलिमेंट्स आते हैं। और एक्टिनाइड में आपके जो है
89 से 103 तक जो है आपके जो है एलिमेंट्स रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन से जो है क्षार धातु है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें से हमारा जो सोडियम है ये क्षार धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है। देखिएगा, नाइट्राइड जो होता है आपका, इसके लिए हम 3 का यूज करते हैं। तो जहाँ भी देख लेते हैं आपका लिथियम नाइट्राइड, तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा लिथियम नाइट्राइड का। ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी भी देखना होता है हमें। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी एलिमेंट के हिसाब से 3 और 5 हो सकती है, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो इसकी वैलेंसी 3 रहती है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल इफेक्ट होता है, संकुचन प्रभाव होता है, यह जो है विद्युत धारा द्वारा जो है आपका उत्पन्न नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला गया है ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिनको ढीला पैक किया जाता है, अंतःक्रियात्मक, उनके बीच में एक सेल और 2 सेल के बीच में गैप, जैसे एक ये सेल हुई, फिर ये सेल, फिर इस प्रकार से सेल होती हैं और उनके बीच में ये जो एरिया होता है, ठीक, ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जिनमें ये एरिया पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपकी पैरेन्काइमा सेल होती हैं या मर्दूतक कोशिकाएं होती हैं, उन सभी में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, जब 2 समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। देखिएगा, सभी को पता है जो कॉस आपका जो 90 होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है, ओके। और जो कॉस 1 होता है, कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे आपको पता होगा कुली अपने सिर पे जो है बोझा रखता है, तो उसके द्वारा कार्य किया गया कार्य कितना होता है, 0 ही माना जाता है, ऐसा। ठीक, ये साइंस कहती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तत्व में 2 कक्ष होते हैं, ऐसा इसमें से कौन सा है जो फुल फिल भरे होते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, नियान का 10, ओके। हीलियम की बात करें तो इसकी एक ही कक्षा होती है। आर्गन की बात करें तो 2, 8, 8, इसमें 3 कक्षाएं हो गई। बात कर रहा है 2 कक्षा, इसमें एक ही कक्षा होती, इसमें एक हीलियम में 1 कक्षा होती है, आर्गन में 3 कक्षाएं होती हैं। और जब आर्गन में 3 कक्षाएं होंगी तो क्रिप्टॉन में और भी कक्षाएं बढ़ जाती हैं। ठीक, 2, 8, 8, 18 यानी कि 4 कक्षाएं होती। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। बात करते हैं नियान की, तो नियान में 2 और 8, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से करेंगे तो हमें कितनी कक्षाएं मिलती हैं, 2 कक्षाएं मिलेंगी, ओके। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। तो
टंगस्टन का यूज हम लोग करते हैं, ये तो सभी को मोस्टली पता होगा। टंगस्टन एक धातु है जिसको W के सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1000 के समथिंग 100 के समथिंग होता है, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, 3500 के समथिंग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ग्रे क्रांति आपका जो है उर्वरक से संबंधित है। रेशम की बात करते हैं सेरीकल्चर होता है। मछली की बात करते हैं पिसीकल्चर होता है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच में कितने बंध होते हैं। ईथेन का फार्मूला आपका C2H6 होता है। इसको आप तोड़ेंगे तो कार्बन सभी को पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस प्रकार से हमारे हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारे हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास 6 हाइड्रोजन थे, तो हमने 6 जगह हाइड्रोजन को लगा दिया। तो कार्बन के मध्य में कितनी बॉन्डिंग बनी, सिंगल बॉन्डिंग। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकल परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा जो है थोड़ा हमने गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन ये कह रहा है ईथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास कितने बंध है। कहने का मतलब है जो ये कार्बन और कार्बन है, कार्बन के बीच में नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कार्बन परमाणु कितने, एक जो है कार्बन जो है कितने बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन परमाणु जो है 4 बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो परिवर्तनीय संयोजकता जो है हमारा, जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, संक्रमण तत्व, उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रजनन के समान नहीं, या कहने का मतलब इसमें ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो प्रजनन के समान नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे रीजनरेशन जो होता है आपका पुनर्जनन, इसे नहीं मानते। तो राइट आंसर आपका 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से जटिल रूप में परिवर्तित हुआ। तो यह जो है सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के द्वारा बताया गया था कि किस प्रकार से जो है सिंपल तरीके से, और पहले सभी को पता है, हम लोग जानते भी है, पढ़ते भी आ रहे हैं, देख कि सबसे पहले कौन सा फाइलम, प्रोटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ के बाद फिर हम लोग आते हैं कार्डेटा, जो कि बहुत ही वेल डेवलप संघ हम लोगों का है। तो एक सरल से जटिल की तरफ विकास हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।